अच्छा, आज मैंने जो है वो दो अप्रॉक्सीमेशन जो हैं उनको स्टडी करना है। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेशंस भी जो हैं ये बेसिकली रिलेटेड हैं इसी के साथ ही टाइम डिपेंडेंट जो आपकी परटर्बेशन थ्योरी है। ठीक है, इसमें एक अप्रॉक्सीमेशन जो है उसको हम एडियाबैटिक अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं और दूसरी जो होती है उसको हम सडन अप्रॉक्सीमेशन जो है उसका नाम देते हैं। तो ये दोनों जो एडियाबैटिक और सडन है इनको हमने स्टडी करके देखना है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एडियाबैटिक और सडन अप्रॉक्सीमेशंस हैं। एडियाबैटिक एंड सडन अप्रॉक्सीमेशंस। ठीक है, ये भी जो आपके पास अप्रॉक्सीमेट मेथड्स हैं, ठीक है, जिसमें आपने स्टडी किया वेरिएशनल मेथड को, ठीक है, उसके बाद आपने स्टडी किया उसमें WKB मेथड को और फिर परटर्बेशन थ्योरी को, नॉन डीजेनरेट, डीजेनरेट, टाइम डिपेंडेंट, तो ये भी उन्हीं से ही रिलेटेड है। तो जब हम टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो परटर्बेशन है V ऑफ t की ये बहुत स्मॉल होती है। ठीक है, इन दी केस ऑफ टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, जो टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी है यस, the perturbation V of t is very small, यानी कि परटर्बेशन होती है लेकिन बहुत कम होती है। तो यहाँ पर फिर इसकी चूँकि ये बहुत स्मॉल होती है लिहाजा हमें कोई भी टेंशन जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ परटर्बेशन के ऊपर नहीं देनी पड़ती कि परटर्बेशन के अंदर क्या रेट आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बट वी हैव पेड नो अटेंशन, तो यहाँ पर हम कोई अटेंशन जो है वो पे नहीं करते टू द रेट of the rate of change of the perturbation। ठीक है, यानी कि V ऑफ t इतना स्मॉल है जो परटर्बेशन आप ले रहे हैं टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी में कि जो रेट ऑफ चेंज है हम उसकी बात नहीं करते, यानी कि उसको हम कंसिडर नहीं करते। तो इसमें अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम डिस्कस करना चाहते हैं उन अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स को जो ट्रीट करते हैं फिनोमेना को जब जहाँ पर V ऑफ t जो है वो बहुत स्मॉल नहीं होता बट ये स्विच होता है आइदर एडियाबैटिकली, एडियाबैटिक का मतलब होता है स्लोली, या सडनली, सडनली का मतलब होता है रैपिडली। ठीक है, वैसे तो आप अभी जो पीछे आपने सिस्टम सॉल्व किए हैं उनके अंदर V ऑफ t जो है वो हमने स्मॉल लिया है, तो वहाँ पर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ परटर्बेशन है उसके ऊपर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई कि परटर्बेशन किस स्पेस के साथ अक्कर, यानी कि जो एवोल्यूशन है सिस्टम का उसको किस स्पेस के साथ इफ़ेक्ट कर, वो नहीं चीज़ हमने कैलकुलेट की है। हमने जस्ट ये निकाल दिया सिस्टम के अंदर कि ये परटर्बेशन है और उसके बाद जो भी अप्रॉक्सीमेट मेथड लगाया उसे लेकर हमने वेव फंक्शनल एनर्जी निकाल दिया, लेकिन ये डिस्कस नहीं किया कि सिस्टम जो है वो कितनी तेज़ी से इवाल्व कर रहा है, स्लोली इवाल्व कर रहा है परटर्बेशन की वजह से या रैपिडली इवाल्व कर रहा है। तो अब यहाँ पर हमने इस चीज़ को डिस्कस करना है, यानी कि जो स्लोली है वो रैपिड एडियाबैटिक अप्रॉक्सीमेशन होगी और जो आपकी रैपिड है वो सडन अप्रॉक्सीमेशन होगी। ठीक है, तो नाउ
वी विल डिस्कस, तो यहाँ पर जो है वो हम डिस्कस करेंगे अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स, उन अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स को ट्रीटिंग द फेनोमेना, जहाँ पर वो ट्रीट कर रहा होगा फिनोमेना को, वेयर v ऑफ t इज नॉट वेरी स्मॉल, जहाँ पर v ऑफ t जो है वो बहुत स्मॉल नहीं है, ठीक है, यानी कि बहुत कम जो है वो v ऑफ t नहीं है, बट आल्सो स्विच्ड, लेकिन ये स्विच्ड होता है या तो तेजी से या स्लोली, स्विच्ड ऑन आइदर एडियाबैटिकली, ठीक है, या तो ये स्विच होता है एडियाबैटिकली यानी कि स्लोली, बहुत तेजी के साथ नहीं, आहिस्ता आहिस्ता, या फिर होता है आर सडनली, या सडनली होता है यानी कि रैपिडली, बहुत तेजी के साथ। तो ये दो अप्रॉक्सीमेशन जो हैं इनको हमें यहाँ पर जो है वो पुट करना पड़ेगा और सिस्टम जो है उसको सॉल्व करना पड़ेगा इसके लिए। अब ये हम एज्यूम करते हैं कि v ऑफ t जो है वो स्विच्ड होता है t ज़ीरो के ऊपर और ऑफ होता है किसी लेटर टाइम t के ऊपर। ये अब टर्निंग ऑफ या ऑन है इस v ऑफ t की, ये स्मूथ भी हो सकती है और अब्रप्ट भी हो सकती है। स्मूथली यानी कि एक पैटर्न के साथ भी ये ऑन ऑफ हो सकता है या अब्रप्टली भी। अब्रप्टली का मतलब है कि जिसमें एक पैटर्न, एक ख़ास पैटर्न ना हो, उसके साथ भी ये ऑन और ऑफ जो है वो हो सकता है। तो वी अज्यूम हेयर, तो यहाँ पर हम ये अज्यूम करते हैं कि v ऑफ t इज स्विच्ड। v ऑफ t जो है ये स्विच्ड होता है ऑन एट t इज इक्वल टू ज़ीरो, t ज़ीरो के ऊपर, एंड ऑफ एट लेटर टाइम t, और किसी लेटर टाइम t के ऊपर ये ऑफ हो जाता है। यानी कि जो टर्निंग ऑन एंड ऑफ है, टर्निंग ऑफ एंड ऑन, यानी कि जो ऑफ और ऑन होना है, इसका टर्न होना है, मे बी स्मूथ और इरप्ट। तो ये स्मूथ भी हो सकता है और इरप्ट भी हो जाता है। अब हमारे पास जो ये टर्म है, ये पीछे हमने डिस्कस की है टर्म के e की पावर आयोटा ओमेगा एफ आई, t जो है दैट इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा एफ आई। ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, साथ में आयोटा भी यहाँ पर आ जाएगा, और करली e की पावर आयोटा ओमेगा एफ आई ओवर करली टी। तो ये वाली टर्म जो है, ये जो हमारे पास आ रही है टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन की,
इसमें ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है और ये इनिशियल है और ये फाइनल है। तो हमने जो है वो देखना है कि ये जो ओमेगा है आपके पास एफ ऑफ आई, इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें, यानी कि इसकी इंटीग्रेशन करें, अब ऑब्वियसली इसकी इंटीग्रेशन जो है वो हमें बाय पार्ट्स जो है वो करनी पड़ेगी, यानी कि इस टर्म की एन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यील्ड्स। तो हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब हम इस करेंगे इस टर्म की, इस टाइम डिपेंडेंट टर्म की, तो ये मेरे पास आएगा, आप देखें कि माइनस आयोटा ओवर एच कट 0 से टी साई एफ वी प्राइम वी ऑफ टी प्राइम साई ऑफ आई ई की पावर आयोटा ओमेगा एफ आई टी प्राइम डी टी प्राइम। ये इक्वेशन है। तो अब इस इक्वेशन को मैं फर्दर जो है वो राइट डाउन कर सकता हूं कि इसके अंदर जो है वो ये वाली, ये मैंने लिखी है, ठीक है। इसको इसके अंदर अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरे पास ये माइनस 1 ओवर एच कट ओमेगा एफ आई 0 से टी साई ऑफ एफ वी ऑफ टी प्राइम साई ऑफ आई और करली ओवर करली टी प्राइम ई की पावर आयोटा ओमेगा एफ आई टी प्राइम और डी टी प्राइम आ जाएगा। ठीक है। अब ये जो इक्वेशन, वो वाली टर्म मैंने इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दी है, ठीक है। तो जब मैंने इस इक्वेशन के अंदर उस टर्म को पुट कर दिया तो अब मेरे पास ये इंटीग्रल एक बन रहा है। तो आप इस इंटीग्रल को देखें कि इस इंटीग्रल को हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है बाई पार्ट्स, बाई पार्ट्स इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि इस पूरी टर्म की बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आएगा, दैट विल बिकम -1 ओवर एच कट ओमेगा एफ आई और साई ऑफ एफ वी ऑफ टी प्राइम, बल्कि आप वो उसको इंटीग्रल से बाहर ही ले आए हैं तो उसको टी लिख देंगे, हमें टी प्राइम रखने की ज़रूरत नहीं है। और ई की पावर आयोटा ओमेगा एफ आई टी, ठीक है। ये मेरे पास जो है ये पहला पार्ट आ गया इंटीग्रेशन का। ये कहाँ से जा रहा है, टी 0 से टी तक, ये पहली टर्म आ गई, ठीक है। उसके बाद जो है वो दूसरी टर्म आएगी इसके अंदर, सॉरी यहाँ पर ये भी लिखना था, साई ऑफ आई ई की पावर आयोटा ओमेगा एफ आई टी, ठीक है। ये पहली टर्म आ गई। अब दूसरी टर्म आएगी +1 ओवर एच कट ओमेगा एफ आई, ये दूसरी टर्म आ गई। अब ये हो जाएगी 0 से टी, ठीक है। इसको आप लिख लेंगे 0 से टी ई की पावर आयोटा ओमेगा एफ आई टी प्राइम, और इसके अंदर आएगा करली ओवर करली टी इनटू साई ऑफ एफ वी ऑफ टी प्राइम साई ऑफ आई ब्रैकेट क्लोज
डी टी प्राइम। ठीक है, ये मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर दी, किसकी? इस वाली, फर्स्ट और सेकंड को लेके। अच्छा, अब आप इसको अगर देखें तो अब हम इसके ऊपर अगर लिमिट्स लगा दें, अब आपके पास 0 से t तक जो है वो लिमिट्स जा रही हैं, तो इसके ऊपर अगर आप लिमिट्स लगा दें तो लिमिट्स लगाने के बाद ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। मैं अब इसके ऊपर लिमिट्स लगाता हूं, तो लिमिट्स लगाने से ये बन जाएगी 1/h कट ओमेगा एफ आई 0 से t और e की पावर आयोटा ओमेगा एफ आई टी प्राइम करली ओवर करली टी वी ऑफ टी प्राइम साई ऑफ आई डी टी प्राइम। इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1 है, यानी कि ये वाली इक्वेशन इस लिमिट पे ब्लो अप कर जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो सिर्फ सेकंड वाली टर्म जो है वो रह जाएगी। तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि जो ये वाली टर्म है ये वैनिश हो गई है। ठीक है, ये टर्म खत्म हो गई है, वेयर वी हैव यूज्ड द फैक्ट। तो यहां पर हमने इस फैक्ट को यूज किया है दैट v ऑफ t, अब v ऑफ t पर्टर्बेशन है, वैनिशेस एट द लिमिट्स। तो ये वैनिश हो रहा है किन लिमिट्स के ऊपर? व्हेन इट स्विच्ड ऑन at t is equal to 0 and off at time t। 0 से t जा रही है लिमिट। ठीक है, यानी कि जो ये टर्म आपकी वैनिश हुई है ये 0 से t जा रही है। अब 0 से t का मतलब है कि ऑन और ऑफ है, ऑन हो रही है या ऑफ हो रही है उसके ऊपर। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि जो ये जो कैलकुलेशन है इंटीग्रल की, ये डिपेंड करती है ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वी ऑफ टी। यानी कि ये जो इंटीग्रल आपने कैलकुलेट किया था, ये टर्म ली थी, इस टर्म को उसके अंदर पुट किया था जिसमें पर्टर्बेशन आ रही है, उस इंटीग्रल को बाई पार्ट सॉल्व किया है, उसमें से ये टर्म उड़ गई पीछे, ये टर्म रहे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो कैलकुलेशन आपने इंटीग्रल की है ये डिपेंड करती है ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वी ऑफ टी, कि वी ऑफ टी किस तरह चेंज हो रहा है 0 से t तक। ठीक है, तो the calculation of integral, तुम्हारे पास जो कैलकुलेशन है इंटीग्रल की डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वी ऑफ टी, यानी कि जो पर्टर्बेशन वी ऑफ टी है इसके रेट ऑफ चेंज के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो अब जो है यहाँ पर हम फिर वो केसेस डिस्कस करेंगे जहाँ पर इंट्रैक्शन जो है वो स्विच्ड ऑन होती है स्लोली या रैपिडली, यानी कि फिर इसी केस के अंदर रैपिडली के लिए सडन होगी और स्लोली के लिए
एडियाबैटिक होगी। ठीक है, तो उसमें कंसिडर आपने इसी इंटीग्रल को करना दोनों अप्रॉक्सीमेशंस के अंदर। नाउ आई विल डिस्कस फर्स्टली द एडियाबैटिक अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, तो पहले नंबर पे मैं जो डिस्कस करूंगा वो एडियाबैटिक अप्रॉक्सीमेशन होगी। तो बेसिकली अब यहां तक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है कि ये अप्रॉक्सीमेशन कब यूज की जाती हैं, जब टाइम एवोल्यूशन आता है, यानी कि जब परटर्बेशन इतनी स्मॉल नहीं होती और चीज़ें चेंज होती हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, स्लोली या स्पीडली, रैपिडली, तो तब हम इन अप्रॉक्सीमेशंस को यूज़ करते हैं। इससे पहले आपने सिस्टम्स जो हैं उनके अंदर इस रेट ऑफ चेंज को कंसिडर नहीं किया, लेकिन हर सिस्टम जो होता है उसको हर एंगल से देखा जाता है। अब जो एडियाबैटिक अप्रॉक्सीमेशन है, इसको अगर हम पहले कंबाइन ना करें परटर्बेशन थ्योरी के साथ, ठीक है, फर्स्ट कंसिडर एडियाबैटिक approximation without combining, आप इसको कंबाइन ना करें इट विद परटर्बेशन थ्योरी। ठीक है, इसको परटर्बेशन थ्योरी के साथ अभी पहले हम कंबाइन नहीं करते। तो ये अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई होती है उन फिनोमेनाज के ऊपर जहाँ पर हैमिल्टोनियन इवॉल्व करते हैं स्लोली विद टाइम। एडियाबैटिक का मतलब ही स्लोली है। तो ये दिस approximation applies on the process whose Hamiltonian जिसका के जो हैमिल्टोनियन है, ऐसे प्रोसेस में जिसका ये ऐसे सिस्टम कि जिसमें हैमिल्टोनियन इवॉल्व स्लोली विद टाइम, जिसमें वो स्लोली इवॉल्व करता है टाइम के ऊपर। यानी कि आप सिस्टम जो लेंगे, आप जाहिर बात है जब भी कोई क्वांटम सिस्टम होता है तो उसके अंदर क्या किया जाता है, उसमें हैमिल्टोनियन को लिया जाता है और उस हैमिल्टोनियन को लेकर उस सिस्टम की स्टेट निकाली जाती है जो उनसे भी अप्रॉक्सीमेशन लगा रही हैं। तो इसका मतलब है कि जहाँ पर जो एडियाबैटिक अप्रॉक्सीमेशन है, इसको ये रिक्वायर नहीं है कि हैमिल्टोनियन जो है उसको हम स्प्लिट अप करें अनपर्टर्ब्ड पार्ट में और किसी वीक टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन के अंदर। ठीक है, यानी कि इस अप्रॉक्सीमेशन के लिए आप वैसे क्या करते हैं, जब आप हैमिल्टोनियन लिखते हैं तो उसके अंदर अनपर्टर्ब्ड और परटर्ब्ड पार्ट दोनों को लिख देते हैं। यानी कि आप क्या कर सकते हैं कि अनपर्टर्ब्ड पार्ट अलग ले सकते हैं और परटर्ब्ड पार्ट को अलग ले सकते हैं, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेशन लगाते हुए ये आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इनको आपस में सेपरेट करें। आप डायरेक्टली जो आपने हैमिल्टोनियन लिखा है उसके ऊपर अप्रॉक्सीमेशन जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसकी वजह ये होती है कि एच नॉट, अब इसमें क्यों नहीं, हम वजह ये है कि एच नॉट तो टाइम डिपेंडेंट नहीं होता।
जो एच प्राइम वाला अनपर्टर्ब्ड आ रहा होता है वही टाइम डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो हम अकोमुलेटिव इफेक्ट जो है, इकट्ठा इफेक्ट जो है वो सिस्टम का देखना चाह रहे हैं, क्योंकि अब टाइम एवोल्यूशन जो है उसको आपने इस सिस्टम के अंदर इंक्लूड जो है वो कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इन एडियाबैटिक अप्रॉक्सीमेशन, जब आप एडियाबैटिक अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं, इट डज नॉट रिक्वायर, इसको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, द हैमिल्टोनियन to split up into, कि इसको हम स्प्लिट अप करें किसके अंदर, अनपर्टर्ब्ड into unperturbed part H naught, unperturbed part H naught में, and a weak time dependent perturbation V of t। अब यहाँ पर जो है, जो इसेंशली इसमें इट कंसिस्ट इन अप्रॉक्सीमेटिंग द सॉल्यूशंस ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एट एवरी टाइम बाय स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ इंस्टेंटेनियस हैमिल्टोनियन। ठीक है, अब यहाँ पर एक्चुअली क्या किया जाता है कि इस अप्रॉक्सीमेशन के अंदर जो है वो आप स्टेशनरी स्टेट्स का कंसेप्ट जो है वो यूज़ करते हैं, और जो हैमिल्टोनियन होता है इसके वजह से जो वेव फंक्शन निकलता है किसी गिवन टाइम पर, वो कॉन्टीन्यूसली या स्मूथली कन्वर्ट होता है इनटू आइगन स्टेट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग हैमिल्टोनियन एट द लेटर टाइम। अब दो टाइम होते हैं, टी ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और टी के ऊपर जाकर आप ख़त्म होते हैं। ठीक है, तो टी ज़ीरो से टी तक जो आपके पास, अब जब टी ज़ीरो है तो टी ज़ीरो के ऊपर तो टाइम चेंज नहीं हो रहा, तो वहाँ पर हैमिल्टोनियन की आपके पास स्टेशनरी स्टेट्स होंगी। लेकिन जब टी ज़ीरो से टाइम आगे बढ़ेगा, ज़ीरो से टी तक जाएगा, तो टाइम अब चेंज हो रहा है। तो टाइम जब चेंज होगा तो ये जो पूरा हैमिल्टोनियन है, मैंने शुरू में ये बात किया कि आप इस हैमिल्टोनियन को स्प्लिट नहीं करते हैं, वो पूरा लेते हैं। तो टी टाइम के ऊपर उस पूरे हैमिल्टोनियन की आइगन स्टेट्स जो हैं वो निकलनी शुरू हो जाएंगी इस अप्रॉक्सीमेशन की वजह से। ठीक है, तो ये कंसिस्ट करता है, इट कंसिस्ट इन अप्रॉक्सीमेटिंग, ये कंसिस्ट करता है अप्रॉक्सीमेटिंग करने में द सॉल्यूशन of Schrödinger wave equation at every time, हर टाइम के ऊपर, by stationary states। ठीक है, जिनके अंदर आप स्टेशनरी स्टेट्स को लेते हैं, यानी कि एनर्जी ई एन और वेव फंक्शन साई एन। एनर्जी
ई एन एंड वेव फंक्शन साई एन, ये लेते हैं आप, ऑफ इंस्टेंटेनियस हैमिल्टोनियन, किसी इंस्टेंटेनियस हैमिल्टोनियन के इन सच a way that the wave function at given time, कि वेव फंक्शन जो है किसी गिवन टाइम के ऊपर टी जीरो से टी तक जा रहा है, इज कंटिन्यूसली या तो वो कंटिन्यूसली एंड स्मूथली कन्वर्टेड इनटू आइगन स्टेट, कि वो कन्वर्ट हो जाता है आइगन स्टेट के अंदर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग हैमिल्टोनियन at later time t। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब है कि इस के अंदर जब आप अप्रॉक्सीमेट करते हैं सॉल्यूशन को, किसका सॉल्यूशन अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। ठीक है, तो हर टाइम के ऊपर जो स्टेशनरी स्टेट्स हैं, यानी कि जो ई एन और साई एन है किसी इंस्टेंटेनियस हैमिल्टोनियन की, वो इस तरह होती हैं कि वेव फंक्शन होता है जो किसी भी टाइम के ऊपर वो कंटिन्यूसली स्मूथली कन्वर्ट होता है आइगन स्टेट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग हैमिल्टोनियन एट लेटर टाइम टी, यानी कि एक स्मूथ एवोल्यूशन हो रही है। टी जीरो से लेकर टी तक उसकी आइगन स्टेट्स जो हैं वो स्मूथली कन्वर्ट होती। इसका मतलब ये है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता बड़े आराम से एक से दूसरे के अंदर कन्वर्ट। तो यही वाली जो चीज़ है कि इनका आराम से एक से दूसरे में कन्वर्ट हो जाना, ये रिजल्ट जो है ये बेसिस है ऑफ एन इम्पॉर्टेंट थ्योरम ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, जिसको हम कहते हैं एडियाबैटिक थ्योरम। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है क्वांटम मैकेनिक्स का, और इसी को हम एडियाबैटिक थ्योरम लगाते हैं, और ये ही बेसिकली थ्योरम जो है इसी से एडियाबैटिक अप्रॉक्सीमेशन जो है वो लगती है। तो दिस रिजल्ट, अब ये जो रिजल्ट है आपके पास इज द बेसिस ऑफ एन इम्पॉर्टेंट थ्योरम ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स which is known as adiabatic theorem। जिसको हम एडियाबैटिक थ्योरम का नाम देते हैं। तो अब इस एडियाबैटिक थ्योरम जो है, अगर मैं इसकी स्टेटमेंट को लिखूं,
तो जो स्टेटमेंट है इस सब हेडिंग लगा लें, स्टेटमेंट ऑफ एडियाबैटिक और थ्योरम। अब मैं इसकी स्टेटमेंट लिखने लगा हूँ, उसी जो चीज़ें आपको पीछे बताई हैं कि इफ़ अ सिस्टम इज इनिशियली इन द nth स्टेट, अगर सिस्टम जो है किसी nth स्टेट में इनिशियली, इफ द सिस्टम इज इनिशियली इन द nth स्टेट, अगर सिस्टम जो है वो शुरू के अंदर किसी nth स्टेट में है एंड इफ इट्स हैमिल्टोनियन इवॉल्व स्लोली, और इसका हैमिल्टोनियन जो है एंड इफ इट्स हैमिल्टोनियन इवॉल्व्स स्लोली, इवॉल्व करता है स्लोली किसके साथ, विद टाइम, टाइम से। एडियाबैटिक का मतलब ही स्लो होता है, ठीक है। स्लोली इवॉल्व करता है विद टाइम, इट विल बी फाउंड एट लेटर टाइम। तो लेटर टाइम के ऊपर जब ये आपको मिलता है इन द nth स्टेट, in the nth state of new instantaneous Hamiltonian, यानी कि अगर एक हैमिल्टोनियन nth स्टेट के अंदर है इनिशियली, तो जब वो आहिस्ता से इवॉल्व करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो लेटर टाइम पर भी वो nth स्टेट में ही होगा, लेकिन उसकी जो परटर्बेशन है वो इवॉल्व कर चुकी होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसकी वजह से वो एक नया हैमिल्टोनियन बन जाए। तो इसको हम क्या कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, एडियाबैटिक थ्योरम। दिस इज नोन एज एडियाबैटिक। तो इसका मतलब है कि जो सिस्टम है वो कोई ट्रांजिशन नहीं करता, इट सिंपली रिमेन्स इन द nth स्टेट ऑफ द न्यू हैमिल्टोनियन। मतलब कोई उसके अंदर ट्रांजिशन नहीं हो रही होती सिस्टम के अंदर कि उठ के एक जगह से उठ के किसी दूसरी जगह, यानी कि लोअर स्टेट में था हैमिल्टोनियन तो लोअर स्टेट से उठकर हायर स्टेट के अंदर चला गया, नहीं, वो बस उसी में वो स्लोली सी चेंज आती है और वो हैमिल्टोनियन नई स्टेट में भी उसी तरह का ही, जिस तरह वो पहले इनिशियल में nth स्टेट में था, नई स्टेट में भी वो nth स्टेट के अंदर ही रहेगा, उस पर कोई फ़र्क एज सच नहीं पड़ेगा, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है वो बहुत स्लोली अकर करता है और वो इतना स्लो होता है कि उस चेंज को आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दैट इज़ द सिस्टम, के जो सिस्टम है आपके पास विल मेक नो ट्रांजिशन। तो ये कोई ट्रांजिशन नहीं करता सिस्टम के, ठीक है, इसके अंदर कोई ट्रांजिशन नहीं आती, इट सिंपली रिमेन्स in the nth स्टेट, ये सिंपली nth स्टेट के अंदर ही रहता है ऑफ द न्यू हैमिल्टोनियन। नए हैमिल्टोनियन की nth स्टेट के अंदर ये रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। इसको हम क्या कहते हैं, एडियाबैटिक थ्योरम। तो अब ज़रा ये एडियाबैटिक थ्योरम जो है, इसको, ये तो हो गया इसका सारा,
मैंने आपको इसकी फ़िज़िकल मीनिंग जो है वो बताई है। अब पता नहीं किसी हद तक जो है वो समझ आई होगी इसकी फ़िज़िकल मीनिंग। एडियाबैटिक प्रोसेस जो थर्मोडायनामिक्स में भी आप स्टडी करते हैं उसमें भी ये होता है कि वो बहुत स्लोली अकर करता है और उसके अंदर कोई कंसिडरेबल चेंज जो है वो हमें नहीं मिलती है, ठीक है। लेकिन उसके मुकाबले में जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है वो तेज़ी से अकर करता है उसके मुकाबले में, ठीक है। तो अब आप देखें यहाँ पर कि इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट भी हमें इसको समझने के लिए करके देखना पड़ेगा। अब आप जो है वो एडियाबैटिक अप्रॉक्सीमेशन को उन केसेस के लिए डिस्कस करें वेयर द हैमिल्टोनियन स्प्लिट अप इनटू टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट एंड टाइम डिपेंडेंट पार्ट। अभी जो आपने डिस्कस किया है वो किया है इकट्ठा, जिसमें हम उसको स्प्लिट अप नहीं करते। अब अगर आप उसको स्प्लिट अप कर दें तो फिर लेट अस नाउ discuss the adiabatic approximation adiabatic approximation को for those cases उन केसेस के लिए where द हैमिल्टोनियन के जहाँ पर जो हैमिल्टोनियन है उसको आप स्प्लिट्स कर देते हैं इनटू टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट, टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट के अंदर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एच नॉट, एंड टाइम डिपेंडेंट पार्ट वी ऑफ टी, टाइम डिपेंडेंट पार्ट वी ऑफ टी में विच इज स्मॉल इनफ, विच इज स्मॉल इनफ कि इतना स्मॉल है सो दैट परटर्बेशन थ्योरी अप्लाइज। इतना भी स्मॉल नहीं है कि इसके ऊपर परटर्बेशन थ्योरी को अप्लाई आप नहीं कर सकते, इतना स्मॉल है कि इसके ऊपर परटर्बेशन थ्योरी जो है वो अप्लाई हो जाएगी। एंड विच टर्न ऑन एंड ऑफ वेरी स्लोली। और वो टर्न ऑफ एंड ऑफ हो सकता है बहुत स्लोली। यानी कि अब हम क्या करेंगे, पहला केस में आपने इकट्ठा देखा, अब दूसरा केस है कि उसके अंदर हम इसको टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे और टाइम डिपेंडेंट पार्ट के अंदर जो वी ऑफ टी है वो इतना भी स्मॉल नहीं है कि उसके ऊपर परटर्बेशन ना लग सके, ठीक है, इतना है कि उसके ऊपर परटर्बेशन थ्योरी जो है वो लग सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर परटर्बेशन थ्योरी लग सकती है तो ये क्या है कि ये ऑन और ऑफ होगा। कैसे? जब ये टी ज़ीरो से टी तक जाएगा, टी ज़ीरो से टी तक जाने में इसकी ऑन या ऑफ जो है वो आएगी, लेकिन वो ऑन और ऑफ चूँकि आप एडियाबैटिक अप्रॉक्सीमेशन लगा रहे हैं तो वो ऑन और ऑफ जो है वो बड़ी स्लो। तो अगर वो ऑन और ऑफ बड़ी स्लो होगी तो अब अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास जो है
वी ऑफ टी जो है, ठीक है, इफ वी ऑफ टी इज टर्न्ड ऑन, वी ऑफ टी जो है वो ऑन हो जाता है एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर, टी ज़ीरो के ऊपर ऑन हो जाता है एंड ऑफ एट टाइम टी, और टाइम टी के ऊपर ऑफ होता है इन स्लो एंड स्मूथ वे, बहुत ही स्लो, बहुत आहिस्ता और एक प्रॉपर स्मूथ वे के साथ। तो इसका मतलब है इट विल चेंज वेरी लिटिल इन द टाइम इंटरवल, या कामा डाल लें, इट विल चेंज वेरी लिटिल इन द टाइम इंटरवल। तो इसके अंदर चेंज आएगी लेकिन बहुत ही लिटिल होगी। जो टाइम इंटरवल है आपके पास 0 से लेस देन टी प्राइम लेस देन इक्वल टू टी, इस टाइम इंटरवल के अंदर। तो अब ये जो हमारे पास हमने पीछे वो एक टर्म लिखी थी कि द टर्म आपके पास जो है करली, इसके अंदर आ था साई ऑफ एफ, ठीक है, ये टर्म हमने पीछे लिखी है, वो उसके अंदर जब बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन की थी, वी ऑफ टी प्राइम साई ऑफ आई, ठीक है, ओवर करली टी प्राइम विल बी ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ठीक है, ये जो है वो ऑलमोस्ट आपके पास कांस्टेंट होगी क्योंकि ये इतनी स्लोली वेरी कर रहा है इस टाइम इंटरवल के अंदर। will be almost constant। तो हम इसको इंटीग्रल से बाहर लेके जा सकते हैं। वो जो मैंने पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखी थी, वो देखें आप, शुरू में मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिखी थी इस वजह से। सो वी कैन take it out from the integral in equation 1, लिखिए ना इक्वेशन 1, उसमें से आप इसको इंटीग्रल के अंदर से आप बाहर जो है वो लेके जा सकते हैं अगर ये टर्म जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, तो फिर इंटीग्रल के अंदर नहीं आएगी। तो अब मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी है पी आई ऑफ एफ दैट इज इक्वल टू 1 ओवर एच कैट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एफ करली ओवर करली टी साई ऑफ एफ वी ऑफ टी साई ऑफ आई का मॉड स्क्वायर और 0 से टी ई की पावर आयोटा ओमेगा एफ आई टी प्राइम डी टी प्राइम का मॉड स्क्वायर। तो ये वाला वो टर्म तो जो कांस्टेंट टर्म है वो तो बाहर आ जाएगी, लेकिन ये वाली टर्म अंदर ही रहेगी, ये कांस्टेंट नहीं है। अब आपकी जो अंदर वाली टर्म है यू कैन इंटीग्रेट इट, आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं,
ठीक है, तो ये आ जाएगा पी आई एफ। ये भला इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे इस वाली टर्म को? इसको आप कन्वर्ट कर लें साइन और कोसाइन के अंदर। ठीक है, इसको कन्वर्ट करके ये जो होती है ई की पावर में होता है एफ आई टी, ये साइन ऑफ एक्स और उसके बराबर होती है ये वाली जो टर्म है, उसमें आप इसको कन्वर्ट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास आंसर निकल, मैं नहीं कर रहा इसको सॉल्व, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लेकिन ये आपने करना है इसको सॉल्व। तो 4/h कट स्क्वायर ओमेगा 4 एफ ऑफ आई करली ओवर करली टी, ये तो कांस्टेंट है, साई एफ वी ऑफ टी साई ऑफ आई का मॉड स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रल को आप सॉल्व करेंगे, वो इंटीग्रल जो है वो साइन की टर्म में आ जाएगा, वो साइन जो है फिर उसको आप स्क्वायर ले लेंगे, तो वो बन जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ओमेगा एफ आई टी ओवर 2। इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, तो एडियाबैटिक अप्रॉक्सीमेशन किस वक्त वैलिड होगी? When time changes in the energy of the perturbation during one period of oscillation is very small compared with the energy difference EF minus EI between the initial and final states। अब एनर्जी का जो डिफरेंस है वो ये है इनिशियल और फाइनल स्टेट्स के दरमियान में, यही आ रहा है ना, एफ फाइनल आई इनिशियल, ये फाइनल और इनिशियल जो है ये आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो एडियाबैटिक अप्रॉक्सीमेशन है तो एडियाबैटिक अप्रॉक्सीमेशन इज ओनली व्हेन, तो एडियाबैटिक अप्रॉक्सीमेशन जो वैलिड है ये उस वक्त है द टाइम चेंजेस, जिसके अंदर टाइम चेंज हो इन द एनर्जी ऑफ परटुर्बेशन। जो एनर्जी है आपके पास परटर्बेशन की ड्यूरिंग वन पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज वेरी स्मॉल, और वो बहुत स्मॉल हो compared with the energy difference जो एनर्जी डिफरेंस है आपके पास ई एफ माइनस ई आई, ई एफ माइनस ई आई, इसके मुकाबले में बहुत स्मॉल हो बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। इनिशियल और फाइनल स्टेट्स के दरमियान में तो उस वक्त ये जो आपके पास पी आई एफ एफ निकली है प्रोबेबिलिटी, इसके ऊपर जो है वो ये इक्वेशन जो है ये वैलिड होगी। ठीक है, अब मैं इसको
अगर ये अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पर अप्लाई करूँ, ये जो मैंने बात की है इस जगह पर, तो यू कैन सी दैट मॉड 1/ωFI करली ओवर करली टी psi f v of t psi I much less than EF minus EI। इसको मैं कह देता हूँ ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब जो इक्वेशन नंबर 3 है, इसके अंदर ये साइन स्क्वायर आ रहा है। मैं इसमें इस वाली टर्म को अल्फा ले लेता हूँ, ये वाली जो है ओमेगा पर। तो मैं कहता हूँ कि साइन स्क्वायर अल्फा जो है, सिंस साइन स्क्वायर अल्फा इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में आ रहा है? 3 में। इन इक्वेशन 3 साइन स्क्वायर अल्फा मच लेस देन 1 एज सीन इन इक्वेशन 3, जिसको हम इक्वेशन 3 में देख रहे हैं, दैट इज दी एडियाबैटिक अप्रॉक्सीमेशन। तो ये हमारे पास एडियाबैटिक अप्रॉक्सीमेशन है। तो जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है इज वेरी स्मॉल। द ट्रांजिशन probability is very small। तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत स्मॉल है, यानी कि पी एफ जो है, पी आई एफ जो है वो मच लेस देन 1 है, इतनी स्मॉल है। तो इसका मतलब है कि इनफैक्ट if the rate of change of v of t, जो रेट ऑफ चेंज है v of t का, एंड हैंस h of t और h ऑफ t का इज वेरी स्मॉल। ये बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है। तो वी विल हैव, तो यहां पर हमारे पास जो है करली साई एफ वी ऑफ टी साई आई ओवर करली टी, ये इतना स्मॉल है कि इट ऑलमोस्ट गोज टू 0। वो वाली टर्म देखें उसके अंदर, वो ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर इतना स्मॉल है कि ये 0 के बराबर है। इतनी स्लो चेंज आ रही है। तो इसका मतलब है कि विच डिस्क्राइब्स, ये डिस्क्राइब करता है दैट द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इज प्रैक्टिकली 0, दैट द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इज प्रैक्टिकली
ज़ीरो कि ट्रांजिशन बराबर। अच्छा, ये वाला जो इंटीग्रल है ना, ये आपने मुझे सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजना ताकि मुझे पता लगे कि आपने इसको किया भी है कि डायरेक्ट रट्टा मार दिए। तो इसका मतलब है कि अगर ये ज़ीरो के बराबर है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि पी आई एफ गोज़ टू ज़ीरो, कि पी आई एफ जो है वो यानी कि इनिशियल से फाइनल स्टेट की जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके बराबर है, वो ज़ीरो के बराबर है। वंस मोर अगर हम याद ये देखें कि कोई ट्रांजिशन जो है वो नहीं अकर करती जब पर्टर्बेशन जो है वो टर्न ऑन और ऑफ होती है एडियाबैटिकली, ठीक है। अगर एक दफ़ा फिर इस चीज़ को दोबारा से चेक किया जाए, इसको मिटा दूँ, वंस मोर एक दफ़ा फिर वी सी, हमने ये देखा कि दैट नो ट्रांजिशन अकर्स, कोई ट्रांजिशन जो है वो अकर नहीं हुई व्हेन द पर्टर्बेशन इज टर्न्ड ऑन when the perturbation is turned on and off adiabatically। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो सिस्टम है अगर इनिशियली दैट इज इफ, अगर सिस्टम जो है इफ अ सिस्टम इज इनिशियली एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो, सिस्टम जो है वो इनिशियली टी ज़ीरो के ऊपर है इन द nth स्टेट, इन द nth स्टेट, किसी nth स्टेट के अंदर, यानी कि साई n ऑफ ज़ीरो, ये कोई n स्टेट है, इसके अंदर है ऑफ h नॉट विद एनर्जी ई एन ऑफ ज़ीरो, n स्टेट में है ज़ीरो के साथ, यानी कि t ज़ीरो के ऊपर है। तो जब इसके बाद टाइम पास करेगा यानी कि t ज़ीरो से टी तक जाएगा, देन एट द एंड, अब जब टाइम पास करेगा एंड पे जाएगा एट टाइम t, यानी t ज़ीरो से t की तरफ जंप जाएगा ऑफ एन एडियाबैटिक पर्टर्बेशन, किसी एडियाबैटिक पर्टर्बेशन के लिए, और वो एडियाबैटिक पर्टर्बेशन कौन सी है, v ऑफ t। इट विल फाउंड इन nth स्टेट। तो जब एडियाबैटिक पर्टर्बेशन के लिए करेंगे यानी कि एडियाबैटिक अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे तो ये nth स्टेट में जाएगा साई n ऑफ t के अंदर ऑफ द न्यू हैमिल्टोनियन।
नए हैमिल्टोनियन के लिए, जो कि हमारे पास होगा H इज इक्वल टू H नॉट प्लस V ऑफ T, ये नया हैमिल्टोनियन होगा विद एनर्जी En ऑफ T, और इसकी एनर्जी En ऑफ T होगी। ठीक है, तो वो 0 से n स्टेट में चला जाएगा, हैमिल्टोनियन चेंज हो जाएगा, लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। यही एडियाबैटिक अप्रॉक्सीमेशन है। आप ये पहले भी आपने बात देख लिया। तो इसकी एग्जांपल आप यूँ ले सकते हैं, मतलब ऐसी कोई यानी कि ये जो सारा सिस्टम है इसकी कोई पर्टिकुलर एग्जांपल अगर हम इसके लिए देखें, तो आप इसके लिए देखें एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर कंसिडर करें ए पार्टिकल इन ए हार्मोनिक ऑसिलेटर, कंसिडर ए पार्टिकल इन हार्मोनिक ऑसिलेटर। एक हार्मोनिक ऑसिलेटर में एक पार्टिकल लें, पोटेंशियल whose constant being changed, उसका जो कांस्टेंट है वो चेंज होगा वेरी स्लोली फ्रॉम K टू 3K। if the particle is initially in second excited state, अगर पार्टिकल जो है वो इनिशियली किस में है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर, तो इट विल रिमेन इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ द न्यू ऑसिलेटर। तो वो जो K से 3K तक नया ऑसिलेटर बन रहा है, यानी कि पहले की डिग्री की फ्रीडम K थी, फिर उसकी 3K होगी, लेकिन रहेगा वो किसके अंदर, वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर ही रहेगा। इट विल रिमेन इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर ही रहेगा ऑफ द न्यू ऑसिलेटर। अगर हमारे पास जो है वो नया ऑसिलेटर, अब 3K वाला कौन सा है, वो नया ऑसिलेटर है। तो अगर नया ऑसिलेटर बन जाए तो ये उसी के अंदर ही ये रहेगा, इसके अंदर कोई चेंज जो है वो नहीं आएगी। अब आप देखेंगे जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी वाली इक्वेशन थी, वो इक्वेशन नंबर क्या थी आपके पास प्रोबेबिलिटी वाली, 5-4, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी वाली PI ऑफ F। जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी वाली इक्वेशन है, इसके अंदर हमने ये देखा कि हमने 2 अप्रॉक्सीमेशन इसके ऊपर आप लगा सकते हैं। इसके अंदर पर्टर्बेशन थ्योरी अप्रॉक्सीमेशन और एडियाबैटिक अप्रॉक्सीमेशन लग सकती है। तो जब पर्टर्बेशन वीक हो, बहुत वीक ना हो, बट स्विच ऑन हो एडियाबैटिकली हम उसको स्विच ऑन कर सकते, तो वी कैन स्टिल यूज द एडियाबैटिक अप्रॉक्सीमेशन बट नो लॉन्गर इन कंजक्शन विद पर्टर्बेशन थ्योरी। ठीक है, यानी कि अगर वो बहुत स्लोली कर रहा हो तो तब हम एडियाबैटिक को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको पर्टर्बेशन थ्योरी के साथ मिलाकर इस्तेमाल नहीं करते, वो अलहदा से अप्रॉक्सीमेशन जो है वो लगती है उसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर।
तो नोट दैट, इस चीज़ को नोट करें, नोट दैट द ट्रांजिशन probability was derived जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आपने ड्राइव की थी बाय मेकिंग यूज ऑफ टू अप्रॉक्सीमेशंस, बाय मेकिंग यूज ऑफ टू अप्रॉक्सीमेशंस। उसके अंदर आपने दो अप्रॉक्सीमेशंस जो हैं वो यूज़ की हैं। वो कौन कौन सी हैं? द थ्योरी ऑफ पर्टुर्बेशन, ये मैंने आपको ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी जब टाइम डिपेंडेंट पर्टुर्बेशन थ्योरी बताई थी तो वहाँ पर ये ड्राइव करके दिखाई हुई है, यही वाली प्रोबेबिलिटी है। तो वहाँ पर आपने इस पर पर्टुर्बेशन थ्योरी लगाई थी। और दूसरे तरीके में मैंने आपको कौन सी बताई है? एडियाबैटिक अप्रॉक्सीमेशन। एंड द एडियाबैटिक अप्रॉक्सीमेशन तो दोनों तरीकों से आपने ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी निकाल ली, पर्टर्बेशन थ्योरी से भी और एडियाबैटिक अप्रॉक्सीमेशन से भी। तो जब पर्टर्बेशन जो है वो बहुत ज़्यादा वीक नहीं होती, व्हेन द पर्टर्बेशन इज नॉट वेरी वीक, जब पर्टर्बेशन बहुत वीक नहीं होती बट स्विच्ड ऑन एडियाबैटिकली, लेकिन स्विच्ड ऑन ऑफ होती है एडियाबैटिकली। तो इस सूरत के अंदर वी कैन स्टिल यूज एडियाबैटिक अप्रॉक्सीमेशन। तो इसके अंदर हम स्टिल क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं एडियाबैटिक अप्रॉक्सीमेशन को, बट नो लॉन्गर इन कंजक्शन विद पर्टर्बेशन थ्योरी। लेकिन वो पर्टर्बेशन थ्योरी के साथ फिर हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे। बट नो लॉन्गर इन कंजक्शन विद पर्टर्बेशन थ्योरी। ठीक है जी। तो ये अब मैंने डिटेल के साथ आपको एडियाबैटिक अप्रॉक्सीमेशन जो है उसको बता दिया। ठीक है, तो अब कल एक रह गई है मेरे पास और, वो है सडन अप्रॉक्सीमेशन। तो इस सारी के अंदर आपने ये पढ़ा है कि मैं इसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर देता हूँ सारे का। अगर हमारे पास पर्टर्बेशन जो है वो बहुत वीक नहीं है, अगर तो बहुत वीक हो पर्टर्बेशन, फिर तो आपको टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी लगानी पड़ती। तो टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी लगाकर आप उस सिस्टम को क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास ट्रांजिशन रेट्स और ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो निकल आती हैं। लेकिन एक आसान तरीका ये है कि अगर पर्टर्बेशन जो है वो इतनी वीक नहीं है, लेकिन वो टर्न ऑफ
या ऑन हो रही है, स्लोली ऑन हो रही है, यानी कि सिस्टम के अंदर कभी वो ऑन हो रही है, कभी ऑफ हो रही है, स्लोली एडियाबैटिकली, तो फिर उसके ऊपर आप एडियाबैटिक अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं, यानी कि एडियाबैटिक थ्योरम लगा सकते हैं। एडियाबैटिक थ्योरम अब ये कहता है कि जो सिस्टम का हैमिल्टोनियन होता है वो कंबाइंड लेते हैं आप। दो तरीके हैं ना, या कंबाइंड ले लो या अलग अलग करके उसको ले लो। तो जो सिस्टम हैमिल्टोनियन है सिस्टम का, अगर वो किसी इनिशियल आइगन स्टेट के अंदर है तो वो एडियाबैटिक अप्रॉक्सीमेशन में टाइम पास होने के बाद भी उसी आइगन स्टेट के अंदर ही रहेगा। यानी कि अगर ई एन ऑफ 0 है तो एडियाबैटिक अप्रॉक्सीमेशन अगर लगी हुई है तो स्टेट उसकी वही रहेगी, ई एन ही रहेगी, चाहे वो T0 हो या TT, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगी। जो नया हैमिल्टोनियन भी आपके पास आएगा वो उसी स्टेट के अंदर रहेगा, और इसको हम क्या कहते हैं, एडियाबैटिक थ्योरम, और इसी को हम कहते हैं एडियाबैटिक अप्रॉक्सीमेशन। और जो अप्रॉक्सीमेट मेथड्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए इसको इस्तेमाल किया। ठीक है जी, ये स्लो था। अब कल हम स्टडी करेंगे सडन। ठीक है, अभी भी मुझे लगता है ये कल भी मुझे लग जाने हैं 1 घंटा 20 मिनट इसको करना है। खैर, ये असल में इसलिए करवाना ज़रूरी है कि ये सवाल मैंने पीछे पुराने पेपरों के अंदर देखा है कि ये आया हुआ है, एडियाबैटिक है, आया हुआ है ना ये।